कि अब जल्द ही ऐलान होने वाला है, अधिसूचना जारी होने वाली है, कमर कस लीजिए। तो साफ तौर पे आज सम्राट चौधरी ने दो टूक एक मैसेज दे दिया है और कहीं ना कहीं जो एनडीए के अंदर जो गणित चल रहा था वो गणित अब पूरी तरीके से हमारे सूत्र का जो सोर्सेज है वो साफ तौर पे है और जितनी सीटें आपने कही है शायद उतनी ही सीटों पर अब डील फाइनल है, बस अनाउंसमेंट बाकी है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर अड़ गए थे, ये कहा जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर अड़ गए थे कि हमें 2 सीटें चाहिए, लेकिन उन्हें 1 सीटें दी गई। फिलहाल अभी यही बातें सामने आ रही हैं। आवाज आ रही है गौतम जी? गौतम, कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर अड़ गए थे, लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 1 सीटों पर उनको मनाया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा था। देखिए शुरू से उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों की डिमांड कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने उनको बनाने के लिए एक सीट देने की बात कही थी। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 1 सीट वो किसी और के लिए चाह रहे थे ताकि पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सके, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को समझाया गया पहले आप पहुँच जाइए, फिर बाद में आगे का देखेंगे। जीतन राम मांझी भी मान गए क्योंकि उनके बेटे MLC के साथ साथ उनको एक मंत्री का भी पद दे दिया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि जीतन राम मांझी 1 सीट और की डिमांड कर रहे हों, लेकिन उनको 1 सीट पर इसलिए शायद इस बात पे सहमति बनी हो कि हो सकता है कि आने वाले कैबिनेट विस्तार में हम की तरफ से एक और सदस्य शायद कैबिनेट में शामिल हो सकता है, तो ये आने वाला समय है, लेकिन शायद इस डील पे भी बातें हुई होगी। तीसरी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को बना लिया गया है, चिराग पासवान की जो नाराज़गी थी वो उसको सुलझा लिया गया है। चिराग पासवान के साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला था पशुपति पारस, उनको समझा लिया गया। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ अब बहुत साफ है और अब मान मनोबल का जो दौर है वो खत्म हो चुका है और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि चंद घंटों में ही इसको सुलझा लिया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ कुछ नेताओं को हम जरूर शामिल करना चाहेंगे, हालांकि विजय कुमार सिन्हा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे भी लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब सम्राट चौधरी जी ने अगर कुछ नहीं कहा तो सिन्हा कुछ अगर कह रहे हैं तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं गौतम, देखिएगा। बिल्कुल, तो हम कोशिश करते हैं। पहुंच रहे थे, एक भी जगह ये नहीं जाते हैं। आज भी अगर जो घटना घटित होता है मैं तरफ कर रहता हूं, तुरंत पदाधिकारी से बात करता हूं क्योंकि सरकार में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एक प्रतिपक्ष की दिखाई नहीं पड़ती है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, ये रानी के पेट से राजा बनना चाहते हैं, लेकिन जनता जमीन से जुड़े लोगों को अब राजा बनाएगा। कहीं विजय विपक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, स्वाभाविक भी है, और ऐसे में विजय कुमार सिन्हा अब इस कार्यक्रम से जाते हुए एक बार और उनसे फिर कोशिश करते हैं अगर बात हो जाए तो। जहाँ तक सवाल है बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी जी, क्योंकि ये जरूर है कि अगर जेडीयू चाहेगी कि वो बराबर की सीटें बांटे, लेकिन बीजेपी हमेशा से लोकसभा में बड़े भाई की भूमिका में रही है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं इस वक्त दूर हो गई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस नाराज़गी के साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी कम से कम बिहार में 40 सीटों पर अब लड़ाई लड़ेगी और अब उसके लिए पुरजोर कोशिश होगी। अब जल्द ही उनके नामों की घोषणा भी कर ली जाएगी। जी मनीष। अच्छा, यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो तब से बात उठ रही थी कि भाई अब देखिए 5 सीटें दी गई हैं। अब एलजेपी के दोनों धड़ों को 5 सीटें दी गई हैं कि आप 5 सीटों में अब आप बंटवारा कर लीजिए। तो अब कौन कितनी सीट लेगा? पशुपति पारस कितनी लेंगे और फिर भतीजा कितने लेंगे?
देखिए, जाहिर तौर पे जो डील हुई है चाचा भतीजे की, उस डील में ये ज़रूर है कि बराबरी की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है ऐसा कि बराबरी की कोशिश करेंगे तो शायद चीज़ें ज़्यादा मिल जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस लड़ाई में नुकसान के तौर पे अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी नुकसान नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि चिराग पासवान भी रहे, वो चाहती थी कि वो बीजेपी चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा भी रहे, बीजेपी चाहती थी कि जो उनके घटक दल हैं जो पिछले दौर से रहते आए हैं वो इसमें ज़रूर शामिल हो। ये एक बहुत बड़ा मसला था और यही कारण है कि चिराग पासवान लगातार ये कह रहे थे कि वो दूसरे दलों में जा सकते हैं, तेजस्वी के प्रलोभन में जा सकते हैं। बातचीत हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में बातचीत होती है, लेकिन बातचीत का मतलब यह नहीं कि पुराने संबंध को तोड़ दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान को मालूम है कि दुनिया इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ निगाहें बनाए हुए है, आने वाला समय किसका है, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समझ है वो रामविलास पासवान की तरह अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी गुण अगर चिराग पासवान में है तो वो ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुरू से पसंद करते हैं और करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस समय एनडीए के लिए चिराग पासवान, जो कि अभी चुनौती बने हुए थे, वो अब इस मसले को सुलझा चुके हैं। जी देखिए, सुलझा चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एनडीए का तो फार्मूला तैयार है, लेकिन अब विपक्ष का फार्मूला कहाँ तैयार है? अभी तो विपक्ष इसी को लेकर हमलावर था ना कि ये लोग सीट शेयरिंग तक नहीं कर पा रहे हैं और ऑफर दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये जो 5 सीटें धड़े को दी गई है, एलजेपी धड़े को, दोनों धड़ों को सिर्फ 5 सीटें दी गई है, तो इसमें ये खुश हो जाएंगे, खासकर चिराग पासवान? ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, इस पर कोई हम आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं, तो हम वो बातें आपको बता रहे हैं। गौतम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सवाल लगातार विपक्ष उठाता रहा है, जो सवाल लगातार हमेशा विपक्ष ये कहता रहा है कि पहले तो ये 40 सीटें बताया, फिर बता रहे थे कि आप 195 का अनाउंसमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन कब आप यहाँ बिहार का करेंगे? तो इसको लेकर जो समस्याएं थी उसको लेकर के वो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जब स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी है, सारी चीज़ें डील हो चुकी है, बदलाव आ चुका है, और ऐसे में बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था एनडीए गठबंधन का, वो कहीं ना कहीं होता दिख रहा है। तो अब तेजस्वी यादव या विपक्ष को बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब इसका सामना कैसे करेंगे तेजस्वी यादव, उनकी सेना, क्योंकि उनके पास भी अभी डील करने के लिए बहुत समय है, क्योंकि बहुत लोग हैं पहले से। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो नाराज़गी है वो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों को शेयर कर रही है, आपको, और अगर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम कितने सीटों पर लड़ना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है ना, तो गठबंधन के हिसाब से काम चलेगा। और जो उनकी 17 सीटें जो जीती हुई है वो तो उतना सीटें पर लड़ेंगे ही। बाकी और लोगों को जो उनके साथ गठबंधन है उनको दिया जाएगा जिनका जनाधार है। और मुझे लगता है 40 सीटों जो हैं ये उनके मोदी जी को झोली में डालेंगे। क्योंकि एक बात और बताता हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं केवट समाज से, मैं सिख जरूर हूँ लेकिन केवट समाज है। केवट समाज है जो प्रभु राम को पार किया है, समझ गए, वही केवट समाज जो है ये कह रहे हैं 400 पार, केवट समाज ही पार करेगा इसको। अच्छा, केवट समाज ही पार? हाँ, 400 एकदम प्रभु राम को जो जिस तरह से पार किए है ना, उसी तरह से आपको बता दे, ये चुनाव का भंवर जो है उसी तरह से भंवर है। और उस भंवर को जिस तरह से नाव पर बैठा के केवट समाज जो है वो मोदी जी को पार करेगा, एक चीज आपको बता दिया। तो और मुकेश सहनी भी आ गए ना आपकी तरफ? हाँ, मुकेश सहनी भी तो है, हमारे समाज के ही हैं, और एक हमारा जनाधार है। और पूरे बिहार प्रदेश में ये अगर मलाह केवट समाज की बात करें तो 10% इनकी आबादी है। 10% है, पूरी आबादी है। और ये केवट समाज जुझारू है और केवट समाज एक संगठन के तहत चलती है। आज आपने देखा होगा कि जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पर पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में यहाँ पर इसमें शामिल हुए और जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाने का काम किया है।